हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग को 118 शिकायतें प्रस्तुत की। ये 118 शिकायतें आचार संहिता का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये सारा डिटेल हमने एक टेबल भी बनाकर आपको मिल जाएगा अगले 5-10 मिनटों में। पर कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी भी जानकारी यहां दी गई है। इस 117 शिकायतों में 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 8 शिकायतें हैं। निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ 3 शिकायत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के खिलाफ। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं कुछ सारांश दे रहा हूं आपको। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन, जिसका हमने ये जिक्र भी किया है। अफसोस की बात है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई और ये जानकारी आपको मैं दे दूंगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पिछले 72 दिनों में जब से प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, पिछले 72 दिनों में हमने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे। खड़े हो जाए। ये अंग्रेजी और ये हिंदी है। और ये सवाल जब कहीं जाते थे 3 या 4 सवाल हम उनसे पूछा करते थे। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है 72 दिन 272 सवाल, 0 जवाब, भाग मोदी भाग। तो ये सारे सवाल जो हमने उठाए हैं, आखिरी सवाल जो हमने उठाया था जब प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, तो
तो 272 सवाल हमने पूछे हैं, एक जवाब भी नहीं आया है। पर प्रधानमंत्री ने एक चीज तो नोटिस उन्होंने कर ली और उनको थोड़ा बुरा लगा कि एक सवाल के संदर्भ में हमने निवर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने कह दिया, देखिए अभी ये हमें निवर्तमान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका माने ये है कि हम हार मान गए। वो गलती होगी, एक दिन एक सवाल के संदर्भ में वो निवर्तमान शब्द निकल गया, पर होशियारपुर तक हमने निवर्तमान प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो असली बात यह है कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो ये सवाल भी आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी का जो अभियान रहा है, जो चुनाव प्रचार रहा है, बड़ा सकारात्मक एजेंडा और नैरेटिव जो तय किया गया है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा है। पहली बार 23 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने गुवाहाटी में हमारे 5 न्याय का कार्यक्रम की घोषणा की थी। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। 23 जनवरी को पहली बार राहुल जी ने ये 5 न्याय का कार्यक्रम का जिक्र किया था। 5 फरवरी 2024 को राहुल जी ने रांची में हिस्सेदारी न्याय की बात की और हिस्सेदारी न्याय को लेकर क्या हमारे 5 गारंटियां हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। 13 फरवरी को अंबिकापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों ने किसान न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं, एमएसपी को लेकर, कर्जा माफ गारंटी को लेकर जो 5 गारंटियां हैं उनकी घोषणा की। ये 13 फरवरी 2024 को। तब 7 मार्च 2024 को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं उसकी उन्होंने घोषणा की। 12 मार्च को नंदुरबार में राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी के आदिवासी संकल्प, 5 सूत्री आदिवासी संकल्प, आदिवासी न्याय संकल्प की घोषणा की। 13 तारीख को धूले में राहुल जी ने नारी न्याय को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार के एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया सीधा उनके खाते में भेजा जाएगा, वो धूले में 13 मार्च को उसकी घोषणा की गई। 14 मार्च को नासिक में, जहां हमारे शरद पवार साहब भी मौजूद थे, शिवसेना के नेता भी मौजूद थे, नासिक के एक मंडी में राहुल जी ने किसान न्याय को लेकर फिर से जो हमारी गारंटियां हैं उन्होंने दोहराया। और अंत में 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बेंगलुरु में श्रमिक न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं उसकी उन्होंने घोषणा की। तो आप देख सकते हैं 23 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय 25 गारंटी का कार्यक्रम
हमारे देश की जनता के सामने रखा, जो हमारे घोषणा पत्र, न्याय पत्र में शामिल किया गया था। चौथी बात, 29 अप्रैल पाटन से, गुजरात से राहुल जी अपने सार्वजनिक सभाओं में भारत, ये है भारत का संविधान, इन्होंने इसको दिखाकर, अपने रैली में दिखाकर, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा गारंटी है सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखने का, जाति जनगणना करवाने का, और जो 50% सीमा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1992 में सीमा तय किया था, उसको बढ़ाने का गारंटी भी राहुल जी ने किया। ये 29 अप्रैल से ये अपने हर सभा में, हर रैली में ये किताब, भारत का संविधान, ये दिखाते थे और हमारी गारंटियां को दोहराते थे। तो हम समझते हैं कि हमारे चुनाव प्रचार के कारण, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी के कारण, और जो हमने प्राथमिकता संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बार बार इसको दोहराया, हम समझते हैं कि यही वजह है कि इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा 4 तारीख को। मैं अभी, मेरे 2 सहयोगी पवन खेरा जी हैं और सुप्रिया श्रीनाथ जी हैं, मीडिया और पब्लिसिटी को लेकर जो हमारा एक समग्र मीडिया और पब्लिसिटी अभियान था, वो पवन जी आपको बताएंगे। और सोशल मीडिया में जो हमने इस बार परिवर्तन आया, और आप देखने लगे कि सोशल मीडिया में हमारी आलोचना की जाती थी कि आप बहुत पीछे हैं बीजेपी की तुलना में, किस तरीके से हमने हमारी सोशल मीडिया की रणनीति बनाई और क्या उपलब्धियां हुई, सुप्रिया जी आपको बताएंगी। तो पहले मैं पवन जी से गुजारिश करूंगा और उसके बाद सुप्रिया जी बोलेंगे। धन्यवाद जयराम जी। सब चार्जर जब भी कोई चुनाव होता है, कोई भी पार्टी जब वोट मांगने जाती है तो अपने मुद्दे सामने रखती है, अपने प्रचार के जो स्तंभ होते हैं वो सबके सामने रखती है। ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा नैरेटिव है, ये हमारी नीतियां रहेंगी। और जो सत्तारूढ़ दल है वो बताता है कि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 साल या 5 साल हमने ये किया और ये नहीं कर पाए तो इस कारण से नहीं कर पाए, आने वाले वक्त में अगले 5 साल में हम ये करके दिखाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी न से न्याय पे हमने अपना प्रचार अडिग रखा। जैसा कि जयराम जी ने अभी आपको बताया, हमने नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, ऐसे 5 न्याय हमने आपके सामने रखे, देश के सामने रखे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको जयराम जी निवर्तमान कहते हैं, थोड़े दिनों में भूतपूर्व कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब आप लोगों की चैनल्स पे मेडिटेशन बताया मैंने सर। अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी 3 दिन। 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए उनकी। पर्यटक नहीं आएंगे। जितने भी समुद्र की तरफ खिड़कियां या दरवाजे होटलों के खुलते हैं, वो कमरे खाली।
7 स्टार ध्यान इसको कहा जाता है। हम जब नारी न्याय की बात कर रहे थे, हम जब गरीबों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भैंस छीन लेंगे, या आपकी टोटी खोल के चले जाएंगे। अजीब सी वाहियात सी बातें सुनने को मिली इस कैंपेन में। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, 10 साल का प्रधानमंत्री, टोटी चोरी, भैंस चोरी, ऐसी ऐसी बातें इस प्रचार में आपने वहां से सुनी। जयराम जी ने मुझे कहा कि मैं अपने प्रचार की बात करूं, वो हमारे प्रचार की बात अधूरी होगी जब तक उनके प्रचार की बात नहीं करें। क्योंकि लोग तुलना कर रहे थे कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस सरकार को जवाबदेह बना रही हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि साहब आपने ये क्यों नहीं किया, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ा, जो कि एक विपक्ष का काम है। हम 5 साल लगातार ये सवाल पूछते आए, और लेकिन जब हम अपनी विजन, अपने जवाब सामने रख रहे हैं, तब भी हम वो सवाल दोहराएंगे। ये अपेक्षा हमसे लोग रखते हैं, इसलिए हम पूछ रहे थे। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे वो आपने देखा। जो प्रधानमंत्री की भाषा थी, कुछ वक्त के लिए तो हमारे सुप्रिया जी के जो काउंटर पार्ट हैं अमित मालवीय जी, वो घबरा गए कि मेरी नौकरी खतरे में आ गई, मोदी जी तो ट्रोल बन गए। ऐसा ट्रोल प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। मन की बात करते करते मटन की बात करने लगे। बताइए, उनको हमारे प्रचार से ऐसे भटक गए। ये मैं अपनी खुद की पार्टी की तारीफ करूंगा कि हमारे प्रचार ने नरेंद्र मोदी के प्रचार को पटरी से उतार दिया। अपनी बात वैसे कुछ कहने लायक उनके पास था भी नहीं, अगर होता तो कह देते। अपनी बात उनकी कुछ नहीं थी। कल परसों खड़गे साहब ने बताया आपको प्रेस वार्ता के जरिए कितनी बार उन्होंने मोदी का नाम लिया, और कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया, कितनी बार राहुल जी का नाम लिया, बीच बीच में नेहरू जी का भी नाम लिया। लेकिन देश को यह नहीं बताया कि आपने किया क्या, आप करने क्या वाले हैं। 400 पार का जब नारा दिया इन लोगों ने, और 400 पार के नारे के बाद जो इनके मंसूबे थे, इनके कुछ नेताओं ने बताने शुरू किया। अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अरुण गोविल, लल्लू सिंह, इन तमाम नेताओं ने मंसूबे बताए कि संविधान बदल देंगे। उस दौरान हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जयराम रमेश जी जहां जहां प्रचार में जाते थे, संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी। प्रचार एक तरफ, चुनाव एक तरफ, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को यह लगा कि अब ज्यादा आवश्यक हो गया है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम छेड़ना। और वो मुहिम हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी से, बहुत बखूबी निभाई, बहुत अच्छी तरह वो मुहिम छेड़ी। हर देश के हर नागरिक के जुबान पे संविधान शब्द आ गया था। सबको ये चिंता होने लगी कि ये संविधान वाकई खतरे में है, और संविधान बहाना है, आरक्षण पे निशाना है। ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई। ना केवल आरक्षण पे निशाना है, हमारे आपके जो हुकूक हैं, हक हैं, अधिकार हैं, उन पर भी निशाना है। ये जो आज कैमरा सामने दिख रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। आप मानिए ये बात को। अगर ये व्यक्ति जो भूतपूर्व होने वाले हैं, अगर ये चुनाव जीत जाते किसी गलती से भी, तो आप लोगों का ये सब बंद हो जाता। हम लोग यहां नहीं होते, जेलों में होते, और आप अपनी ईएमआई के संघर्ष में चल रहे होते। ये होने वाला था। ये देश खतरे की एकदम मुहाने पे आ चुका था। उसको बचाने की एक जो जिम्मेदारी हमारे नेताओं ने ली, हमारी पार्टी ने ली, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इतना परेशान हुए नरेंद्र मोदी जी, इतने भटक गए, वो अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे भेजते। जयराम जी और मैं रोज सुबह सुबह एआईसीसी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आए, कोई टेम्पो आया ही नहीं। एक बार वो टेम्पो निकलते थे, एड्रेस कहीं और का दे दिया था उनको, वहां चले जाते थे। एक टेम्पो नहीं आया, आया होता तो आपको और ज्यादा हम विज्ञापन देते, बता रहा हूं आपको। और इतना वो भटके कि अभी तक तो भगवानों की आपस में लड़ाई कराते थे। जो हमारे बुजुर्ग नेता जो रहे नहीं, अब नेहरू जी की लड़ाई पटेल से करा दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की लड़ाई करा दी थी, अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते।
क्या रविवार को छुट्टी क्यों है, ईसाइयों का यह प्रभाव है। अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल हो गए आपको, ये मुद्दे हैं आपके पास कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो जब बोल रहे थे उस दिन सोमवार था, उससे एक दिन पहले छुट्टी ली थी उन्होंने, प्रचार नहीं किया था। जयराम जी ने ट्वीट किया था कि आज प्रचार नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे उनका प्रचार भटक गया और कैसे डिरेल हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जाते जाते उन्होंने एक और बात ज्ञान की कर दी। ज्ञान के तो वो सागर है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी, आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, आपको पिक्चरें भी अब नहीं बचा पाएंगे। जो लेगेसी है, जो आप विरासत छोड़कर जा रहे हैं इस लोकतंत्र के लिए, उसको लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भूलने की कोशिश करेंगी। ये स्थिति है। जर्मनी में एक शासक था, उसको लोग भुलाते हैं। आप जर्मनी में जाइए, उसका नाम ले लीजिए, वो बड़ी, उनका चेहरे का हाव भाव बदल जाते हैं, उनको शर्म आ जाती है। यही हालत इस देश में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है, विश्व में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली। आने वाले 4 जून को हम फिर आपसे मिलेंगे और पूरे इन ऑल ह्यूमिलिटी हम आपको कह रहे हैं, विनम्रता के साथ कह रहे हैं, आप लोगों ने बहुत गर्मी में झेला, बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया, आपकी भी मेहनत कामयाब होगी। लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, आप कह रहे थे इन पर पिक्चरें 100 बन जाएं, एक बनी थी, 2 बार रिलीज हुई थी, फिर भी मुंह की खाई। पप्पा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। ये असलियत है सोशल मीडिया की। और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूँ, आंकड़े मुझे बेहद पसंद है और आंकड़े कभी झुठलाए नहीं जाते। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, आप में से कोई भी चाहिए हमारे स्टैट्स को या थर्ड पार्टी टूल को यूज करके बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिएगा। और ये दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। मैं आपको पहले डेटा देती हूं YouTube का, क्योंकि मेरा मानना है और तमाम लोगों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म इस बार YouTube था, क्योंकि वीडियो की बहुत खपत थी और YouTube जिस तरह से गूगल लोडेड आता है बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित था। YouTube पर मार्च से मई के बीच में, और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी क्योंकि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है, 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा यह है, और YouTube का डेटा देने के पहले मैं एक और डेटा दे देती हूं, इंस्टाग्राम का डेटा। इंस्टाग्राम को बड़ा यूथ फ्रेंडली माना जाता है, ज्यादातर यूजर्स जो होते हैं वो यंग होते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक 1,21,000, बीजेपी की एवरेज लाइक 26,945। यह दिखाता है आपको कि डेली फॉलोअर जब हमारे 33,000 बढ़ रहे थे तो बीजेपी के 5,300 बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो युवा देश है, जो यंग है, जो इस चुनाव का निर्धारण करेंगे, जो निर्णय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, वो कांग्रेस की बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस का नैरेटिव सुन रहा था, कांग्रेस के उठाए मुद्दों की बात सुन रहा था। और यही नहीं, YouTube पर भी जो 53% हमारे यूजर्स हैं वो 34 वर्ष से आयु में कम है। हमने करीब 350 से ज्यादा रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स लाइव किए। हमारे इंप्रेशंस ट्विटर पे जबरदस्त उसमें बढ़त हुई। एवरेज लाइक हमारे ट्विटर पे बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। यही स्टोरी फेसबुक की है, यही स्टोरी यूट्यूब की है, यही स्टोरी इंस्टाग्राम की है। लेकिन यह स्टोरी क्यों है? और मुझे लगता है जयराम जी ने और पवन जी ने इसका एक आपको लेखा जोखा दे दिया है। सोशल मीडिया कोई दूसरे प्लैनेट पर चलने वाला जीव जंतु नहीं है। सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में, रियल पॉलिटिक्स जो ग्राउंड पर हो रही है, जो कार्यकर्ता कर रहा है और जो सोशल मीडिया का वॉरियर कर रहा है,
वो एक तरह से पैरेलल एक दूसरे के पूरक होकर चल रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि हम मुद्दों पर अड़े रहे, क्योंकि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अपने मतलब की बात, अपना रोजगार, अपनी महंगाई कम, अपनी गरीबी, अपनी गिनती की बात सुनाई दे रही थी, इसलिए लोग हमसे ज्यादा एंगेज हुए। हमने ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बनाया, हमारा कंटेंट ज्यादा फ्रेश था, हमारा कंटेंट यूनिक था। हमने गुब्बारे दिखाए जिसको आप एक उंगली से फोड़ सकते थे। हमने महिलाएं दिखाई जिन्होंने कहा कि दिन भर व्हाट्सएप पढ़ पढ़ के जिस सरकार को बनाया है उसको हटाना है। और ये पूरा कुछ करने में हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मीडिया ने भी, हमारे मीडिया विभाग ने भी खड़ा किया, हमने भी खड़ा किया। हमने कटु आलोचना करी, हमने तीखे प्रहार किए, लेकिन हमने एक बार भी राजनीति की शुचिता और मर्यादा को नहीं लांघा। और उसका परिणाम है कि लोगों ने दिल खोलकर हमारा कंटेंट देखा, उसको सराहा, उसका एंगेजमेंट ज्यादा था और यह दिख रहा था आपको पूरी तरह से। एक बड़ी विचित्र बात थी, अगर आप कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते, कांग्रेस के किसी नेता के प्लेटफॉर्म पर जाते, पवन जी पर जाते, मुझ पर जाते, जयराम जी पर जाते, राहुल जी के पे भी जाते, तो वहां पर आपको आम जनता की आवाज जरूर दिख रही थी। 4-5 दिन के कंटेंट हम आम जनता की आवाज लगाते थे। बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया से, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी से आम आदमी की आवाज पूरी तरह से गायब है। वही पेड एक्टर, वही इक्के दुक्के लोग और वही विभत्स बेवकूफी के ऐड। बीजेपी ने कहीं पर इस देश को बेवकूफ समझने की गलती की। इसलिए गलती अगर ये ना करते तो वो 2014 का जो कैंपेन था वो 2024 में रिपीट नहीं करते। कोई फ्रेशनेस नहीं, आपने एक एक्टर हायर कर लिया, उसको किसी राजनेता जैसा लगा दिया, उससे बेवकूफी के बयान आप कहलवाते जा रहे हैं। ये बहुत बोर हो चुकी है जनता। एंगेजमेंट दिखाता है कि जनता क्या सराह रही है और क्या नहीं। ऐसे भी दिन हमने देखे जब गृह मंत्री को 4 लोग सुन रहे थे, मोदी जी को 400 लोग बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे थे और 4-4 लाख से 40 लाख लोग हमारे नेताओं को यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे थे। हमने रियल टाइम फैक्ट चेक किया, बखिया उधेड़ी, कलई खोली बीजेपी के और मोदी जी के हर झूठ की। लेकिन हां, मैं यहां पर पूरी तरह से धन्यवाद, साधुवाद देना चाहती हूं अपनी लीडरशिप का। हमारे अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग, जयराम जी, हम लोग मुद्दों पर डटे रहे। हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। हमारा मुद्दा महंगाई था, बेरोजगारी था, आर्थिक असमानता था, महिला सुरक्षा था, बदहाल किसान था, मजदूर जो मजबूर है वो था, और हमारा इशू था हाशिए पर जो लोग हैं वो मुख्य धारा में आए। क्योंकि हमने वो बात करी, लोगों ने हमारी बात सुनी। असलियत यह है कि मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरे की बात कर रहे थे, राहुल गांधी अग्निवीर और किसान की बात कर रहे थे। मोदी जी अपने परमात्मा होने का प्रूफ दे रहे थे दुनिया को, राहुल जी पूछ रहे थे कि पोर्श से अगर एक लड़के से एक्सीडेंट हो जाता है उसको 300 शब्दों का निबंध लिख के छोड़ दिया जाता है, कोई ड्राइवर से होता है तो उसको 10 साल के लिए जेल में क्यों डाल दिया जाता है। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि कौन मुद्दे की बात कर रहा है, कौन लेखा जोखा दे रहा है, किसके पास भविष्य का एक खाका, भविष्य की एक रणनीति है। और उसी के चलते ये कैंपेन सक्सेसफुल थी। तमाम जगहों से सराहना आई, लेकिन सबसे ज्यादा सराहना जब आप फील्ड पर जाते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं और लोग आपका कंटेंट आपको कोट करते हैं, वो सबसे बड़ी सराहना होती है। मेरा अपना मानना है कि पूरी टीम ने मिलकर काम किया, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, हमारा वॉर रूम, राहुल जी की जो कम्युनिकेशन टीम है, हम सब ने मिलकर काम किया और एक अच्छा नैरेटिव तय किया। और असलियत यह है कि 2024 के चुनाव का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने तय किया और मजबूर किया मोदी जी को, और उसी से घबराकर, उसी से बौखलाकर वो उल जलूल बात करने लगे। लेकिन ये देश जो बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से जूझ रहा है, ये बिल्कुल मूड में नहीं था आपकी बात सुनने के लिए। इसके पास आपके जुमलों के लिए वक्त नहीं है। इस देश ने बड़े तरीके से वोट डालकर अपना मत दे दिया है। मैं आज ही उत्तर प्रदेश से लौटी हूं और पुनः वापस जा रही हूं अपना वोट डालने, और दावे के साथ कह सकती हूं, चौंकाने वाले प्रमाण आपको, जिसको तथाकथित बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां से आने वाले हैं। और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोगों को एक उम्मीद, लोगों को एक भरोसा, लोगों को एक आशा हो चुकी है हमारा प्रचार प्रसार, हमारा कैंपेन, हमारी लीडरशिप की बात सुनकर, कि एक नेता सामने ऐसा है
जो आंख में आंख डालकर आपसे सच बात कर रहा है, जिसको स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज की, जिसको धनबल की, जिसको एजेंसी की, जिसको 80 इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, वो सीधे आपसे बात कर रहा है। उसने एक भी इंटरव्यू नहीं किया, 80 इंटरव्यू साहब ने किए, एक भी नैरेटिव नहीं बना पाए। नैरेटिव बनाना तो दूर, अपनी मिट्टी पलीद खूब की, अपने आप को अजीबोगरीब बातें कहकर, गरीब हो जाए सब क्या कहकर, परमात्मा का स्वरूप बनाकर, मुजरे की बात करके, लोगों के सवालों को कचड़ा कहकर। मेरा अपना मानना है कि जनता ने मन बना लिया है और एक पूरी टीम की तरह हम जो हासिल कर पाए प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत अच्छा था। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि 4 जून को यह परिणाम में तब्दील होता हुआ जरूर दिखेगा।